देखिए 90% से ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करते हैं और अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लगातार डाउट करते रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनली जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मार्केट का कोई भी बड़ा मूव बिना किसी रीजन के नहीं आता है। और इसी वजह से वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं। और यही अप्रोच एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल और कंप्लीट ट्रेडर बनाती है। तो चलिए डिकोड करते हैं आप कैसे टेक्निकल एनालिसिस के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके फॉरेक्स फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल और कंप्लीट ट्रेडर बन सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं, एसएमसी को कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करते हैं, लिक्विडिटी का यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें मिलके आपको प्रोवाइड क्या करती हैं? ये सारी चीजें मिलके आपकी हेल्प करती हैं कि एक अच्छी एंट्री बनाने के लिए, एक अच्छा एग्जिट लेने के लिए और एक अच्छा स्टॉप लॉस प्लान करने के लिए। ओके, लेकिन ये सारी चीजें मिलके आपको कभी भी ये जवाब नहीं दे सकती कि ये जो बड़ा मूव आ रहा है, ये जो इतना बड़ा ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है और ये ट्रेंड कब तक सस्टेन करेगा, कब तक सस्टेन नहीं करेगा, ये मूव एक टेम्परेरी मूव है या फिर एक सस्टेनेबल मूव है। ये सभी जवाब आपको टेक्निकल एनालिसिस से नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। जैसे कि आपको जितने भी मार्केट के बड़े बड़े मूव्स आते हैं उसके पीछे का रीजन आपको पता चलता है। लाइक डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है ये आपको पता लगता है, गोल्ड नीचे क्यों गिर रहा है ये आपको पता लगता है। यानी कि जो भी मार्केट के अंदर मूव्स आ रहे होते हैं उनके पीछे का रीजंस आपको पता लगते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब एक डायरेक्शनल बायस पता होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यूसली प्लान करना है और कब अपने प्लान को चेंज करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको इसीलिए एक कंप्लीट ट्रेडर में कन्वर्ट करती है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको सीखना क्या होता है? आपको दो चीजें सीखनी होती हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक जियो पॉलिटिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको वेरियस टाइप्स के इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, वेरियस टाइप के डेटा के बारे में सीखना पड़ता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजें हेल्प करती हैं मार्केट के हर मूव के पीछे का रीजंस पता करने के लिए, राइट। दूसरा, आपको जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पूरे फॉरेक्स के ऊपर। जैसे कि किसी दो कंट्री की अगर कोई ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है या फिर कोई मिलिट्री वॉर चल रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी करेंसी के ऊपर। तो आपको ये दोनों चीजें मिलके ये क्लियर कट बता सकती हैं हमेशा कि मार्केट में ये जो मूव्स आ रहे हैं, ये जो ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहे हैं, इनके पीछे का कोर रीजन क्या है, राइट। अब देखिए, मैं दो ऐसे एग्जांपल आपको देने वाला हूं जिनसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी और साथ ही ये भी समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके एग्जैक्टली ट्रेड कैसे किया जाता है, राइट। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा कि कल एक आपने ये मूव देखा, DXY के अंदर एक शार्प डाउन मूव आया था और DXY के अंदर इस शार्प मूव की वजह से गोल्ड के अंदर एक बड़ा अप ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, लेकिन आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि ये इतना बड़ा मूव आया क्यों है। ये इस समय ये एक रेंज में घूम रहा था DXY, इस रेंज को क्यों इसने ब्रेक किया इस समय? पहले इसने अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी थी, ये अटेम्प्ट क्यों फेल हुआ और इस अटेम्प्ट में इसने कैसे ब्रेकडाउन देके इतना बड़ा मूव दे दिया? ठीक है, इसके पीछे के रीजंस को आपको समझना चाहिए। इसके पीछे के रीजन को समझ के हम लोग दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके कैसे इस मूव को पिकअप किया जा सकता था, राइट। अब देखिए, ये जो मूव आया था सिंपली एक न्यूज की वजह से आया था, एक अनाउंसमेंट की वजह से आया था। कल शाम को एक यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी जिसकी वजह से ये मूव आया था। अब इस अनाउंसमेंट को आपको सही तरीके से डिकोड करना होगा और समझना होगा कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों हुआ और आगे इस मार्केट के ऊपर
इसका इम्पैक्ट कब तक रहने वाला है, राइट। अब स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब देखिए, कल एक अनाउंसमेंट हुई यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वजह से बायबैक से रिलेटेड। अब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट है जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करता है, ओके, और पैसा रेज करता है मार्केट से, ओके। अभी देखिए, ये 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर बॉन्ड के ड्यूरेशन के बॉन्ड इशू करते हैं, ओके। अब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी इनको जरूरत पड़ती है, ठीक है, बॉन्ड तो इशू करते हैं, लेकिन जब भी इनको रिक्वायरमेंट लगती है तो ये जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर के पुराने बॉन्ड्स हैं, उनको मार्केट से दोबारा से भी खरीद सकता है, यानी कि बायबैक कर सकता है, ओके। इस ऑपरेशन को बायबैक बोला जाता है, ठीक है। अभी तक होता क्या था, ये बायबैक ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बॉन्ड बायबैक कर सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी एक कैपिंग लगी हुई थी, यानी कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूएस का, वो सिर्फ $2 बिलियन तक के ही एक बार में बॉन्ड को बायबैक कर सकता है मार्केट से। इसके लिए ये ऑक्शन करते हैं, इसको ऑक्शन करते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में ऑपरेशन होता है, सिर्फ कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है तभी ऐसा किया जाता है। तो इसको एक बार जब ये बायबैक करते हैं, इसको एक ऑक्शन ऑपरेशन बोला जाता है, ओके। तो एक बार में ये कितने बॉन्ड खरीद सकते थे मार्केट से, 2 बिलियन के, ठीक है। अब जो अनाउंसमेंट कल हुई थी उसका सिंपल मतलब ये था कि अब ये इस लिमिट को डबल कर रहे हैं, यानी कि $4 बिलियन के बॉन्ड ये मार्केट से कभी भी बायबैक कर सकते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ओके। एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ है कि 4 बिलियन तक की ये लिमिट कर रहे हैं इसको। अब इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, देखिए, ये जो 2 बिलियन या फिर 4 बिलियन का जो पैसा था, यानी कि डॉलर थे, वो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसके अकाउंट्स में पड़े हुए थे, यानी कि जो डेड मनी थी, इकोनॉमी के अंदर इसका सर्कुलेशन नहीं था, मार्केट में सप्लाई नहीं थी इसकी। लेकिन जब ट्रेजरी डिपार्टमेंट बॉन्ड को बायबैक करेगा तो वो जो डॉलर्स जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अकाउंट में पड़े हुए थे वो मार्केट में जाएंगे, यानी कि डॉलर की सप्लाई इससे मार्केट में बढ़ेगी, ओके। अब देखिए, इसके दो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। एक तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से डॉलर वीक होगा। जब किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा, करेंसी की सप्लाई ज्यादा बढ़ा दी जाती है मार्केट में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, ओके। और दूसरा, जब इतना बड़ा ट्रेजरी डिपार्टमेंट इतनी वैल्यू में जब बॉन्ड्स को खरीदेगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। बॉन्ड की जब प्राइस बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड नीचे गिर जाती है, और यही इसका टारगेट है। अभी जो 20 ईयर 30 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अपने रिकॉर्ड लेवल पे चल रही हैं। 20 ईयर का हाई उन्होंने लगा दिया है, जिसकी वजह से यूएस को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बॉन्ड्स के ऊपर। इसको उनको कंट्रोल करना था, इसकी वजह से ये बायबैक हो रहा है, ओके। जब ये बायबैक करेंगे तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो यील्ड नीचे आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बॉन्ड वाली वीडियो में बताया था कि इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है। बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड नीचे जाती है, ओके। तो बॉन्ड यील्ड नीचे जाएंगे तो भी DXY फॉल होगा, प्लस डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो भी DXY फॉल होगा, जिसकी वजह से DXY के अंदर फॉल हो रहा है। तीसरा नेगेटिव, मार्केट इसको नेगेटिव इसलिए भी ले रहा है कि मार्केट अब ये सोच रहा है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट यील्ड को खुद कंट्रोल करेगा, यानी कि ये फ्री नहीं रहा मार्केट, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकलेगा और गोल्ड के अंदर जाएगा, ओके। जिसकी वजह से DXY फॉल हो रहा है और गोल्ड के अंदर एक रैली आ रही है, ओके। अब ये रैली जो है कितना सस्टेन करेगी, देखिए, एक तो ये काफी बड़ी न्यूज है, इसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है। लेकिन अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, और जो फेड का जो आउटलुक है वो स्लाइटली हॉकिश है, ठीक है। पिछली जो मीटिंग थी उसमें स्लाइटली हॉकिश व्यू था फेड का, जिसकी वजह से ये चीजें DXY को साथ में सपोर्ट भी कर रही हैं। ये DXY के लिए नेगेटिव चीज है, लेकिन ये DXY के लिए एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो मूव है इसको हमें कंबाइंड समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे कोई मार्केट के अंदर कोई ऐसा फोर्स नहीं था जिसकी वजह से सस्टेन कर पाए, इसलिए यहाँ पे ये वीक ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से सस्टेन नहीं किया। लेकिन मार्केट को यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्यूल मिला, जिसकी वजह से मार्केट ने एक झटके में इसको तोड़ दिया, ठीक है। और ये रिलीज होते ही हम इसको समझ सकते थे और इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा ब्रेकडाउन था, जिसको हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, एंट्री प्लान कर सकते थे। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से ये जो मूव है वो छोटा मोटा मूव नहीं है, और ये ऐसा नहीं कि रिवर्स हो जाएगा मार्केट यहाँ से, ये कंटिन्यू करेगा।
और ये चीज़ मैंने ग्रुप में भी आपसे शेयर करी थी जैसे ये मार्केट में रिलीज़ हुआ था ये। तो यहाँ से लगातार इतना बड़ा स्टीप फॉल आ गया और इसको हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ में कंबाइन करके यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते थे। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि DXY के सपोर्टिंग भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे, जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा फॉल होता जाएगा। अब मार्केट थोड़ी सी मैंने बताया रिकवरी मोड में भी आएगा, यानी कि मार्केट यहाँ से फॉल होगा, थोड़ी सी रिकवरी भी करेगा क्योंकि DXY के फेवर में भी कुछ फैक्टर्स हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस DXY को स्ट्रॉन्ग करेगी यहाँ से। ओके, अब आप देख रहे हो कि अगेन इसने एक रेंज क्रिएट कर ली है। अब रेंज के साथ जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड में हम जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई इसको फ्यूल मिलेगा मार्केट को, जिसकी वजह से ये एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा मार्केट। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कौन सा वो फ्यूल होता है, लेकिन आपको समझना किस तरीके से होता है, इस तरीके से समझना होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से इतने बड़े मूव को आप कैप्चर कर सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ में, और यहाँ से आप ये भी अंदाजा लगा सकते थे कि मार्केट कब तक सस्टेन करेगा और मार्केट में एक किस तरीके से एक रिकवरी भी हो सकती है, राइट। तो आपको पहला एग्जाम्पल आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। अब देखिए आपने एक मूव देख लिया, अब थोड़ा सा दूसरे मूव के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। आप यहाँ से देखिए टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप इजीली एक बार में बता सकते हैं कि यहाँ से जो DXY का फॉल हुआ था, ये स्टीप फॉल, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लीन डाउन ट्रेंड है। ओके, मार्केट लगातार लोअर लोस और लोअर हाइज बना रहा है। ओके, यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। लेकिन ये जो इतना बड़ा शार्प मूव आया था, इतना शार्प डाउन मूव आया था, इसका पीछे का रीजन क्या था? अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आप इजीली ये समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में इसको राइड कर सकते थे और ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो डाउन ट्रेंड आया था, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस वजह से आया था। ये इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल था, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से ये मूव आया था। यहाँ पे हुआ बेसिकली ये था, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ जापान के साथ मिलके फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया, ठीक है, और डॉलर को जैपनीज येन के कंपैरिजन में वीक बनाया और जैपनीज येन को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इवेंट है वो क्योंकि फ्यूचर में रिपीट हो सकता है और रिपीट ये होगा। ठीक है, इसकी वजह से इसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में आके फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ क्या था। देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो क्या थी, बैंक ऑफ जापान और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया था, यानी कि खुद आके मैनिपुलेट किया था उसको। ठीक है, क्यों किया था, किस लिए किया था? देखिए जापान की वजह से किया था। जापान में हो क्या रहा था, जो जैपनीज येन है, जापान की करेंसी, वो डॉलर की अगेंस्ट में लगातार डेप्रिशिएट हो रही थी, वीक हो रही थी। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई लगातार पिछले कई सालों से और पिछले रिसेंट मंथ से लगातार वीक होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। यूएसडी जेपीवाई जब ऊपर जाता है इसका मतलब क्या है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर के कंपैरिजन में जेपीवाई लगातार वीक हो रहा है। ठीक है, तो ऑल टाइम लो पे पहुंच गया था जैपनीज येन डॉलर के कंपैरिजन में। इससे जापान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था? अब देखिए जापान में प्रॉब्लम क्या है, जापान अपनी फूड और एनर्जी के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, यानी कि अपना 60% खाना वो इंपोर्ट करता है और अपनी 80-90% एनर्जी वो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। अब हुआ क्या था, जब ये डॉलर के कंपैरिजन में ये येन लगातार वीक हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, देखिए जब कोई चीज़ वो लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट उनको डॉलर में करनी होती है। ओके, अब मान लीजिए जैसे कि रुपये के एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए कोई $1 80 का है अभी, तो अभी $1 का कोई सामान आपको मंगाना है तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए $1 अब 85 का हो गया, रुपये वीक हो गया डॉलर के कंपेरिजन में, अब वही सामान के लिए आपको 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि वो सामान आपके लिए महंगा हो गया। यही जापान में हो रहा है। जापान में लगातार वीक येन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की जो फूड की जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई का लोड आ रहा है, प्लस एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यूएस ईरान वॉर की वजह से क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से उनको
एनर्जी भी महंगी पड़ रही है और फूड भी महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो उनको एक साइड से एनर्जी इन्फ्लेशन भी झेलना पड़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन भी झेलना पड़ रहा है येन के वीक होने से, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, वहाँ पे वहाँ की जो लोकल जनता है, ठीक है, वो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का विरोध कर रही है कि आप इसको कंट्रोल करिए, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिसकी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको अपने येन को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने बहुत ट्राई किया। उन्होंने क्या किया, अपने जो डॉलर्स हैं, ठीक है, अब देखिए बैंक ऑफ जापान जो है उसके पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है, यानी कि यूएस बॉन्ड पड़े हुए हैं उनके पास 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के, ठीक है। अब उनके पास एक ही तरीका था येन को बचाने का कि डॉलर को मार्केट में सेल करना होगा, ठीक है, और येन को खरीदना पड़ेगा, तभी वो उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो सकता है। तो पहले उन्होंने काफी खुद से ट्राई किया वो, ठीक है, छोटे लेवल पे। जब ये बीच बीच में आप देख रहे हो ये जो बड़े बड़े मूव्स आए हैं, ठीक है, वो इसी वजह से आए थे कि बैंक ऑफ जापान ने खुद इंटरवीन किया था ये इसको कंट्रोल करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे इनके काफी कंट्रोल करने के बाद भी ये इनसे कंट्रोल नहीं हुआ लगातार, फिर भी जापानीज येन वीक होता रहा। फिर इन्होंने क्या किया, जो यूएस ट्रेजरी है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट को ये धमकी दी कि भाई ये स्ट्रॉन्ग हमसे नहीं हो पा रहा, तो अब हमें बहुत बड़े लेवल पे आपके जो बॉन्ड है वो सेल करने पड़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड की होल्डिंग आपको बहुत बड़े लेवल पे हमें सेंड करनी पड़ेगी, देखिए बॉन्ड की होल्डिंग सेल करेंगे तभी ये डॉलर बेच सकते हैं, वहीं से डॉलर इनके पास आ सकता है। तो वो बोले कि हम बड़े लेवल पे आपके बॉन्ड बेचेंगे और अपनी करेंसी को बचाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई है। लेकिन अगर इतना बड़ा सेंट्रल बैंक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेचेगा तो बॉन्ड की प्राइसेस गिरेगी, बॉन्ड की प्राइसेस गिरेंगी तो मैंने बताया था यील्ड्स बहुत बढ़ जाती हैं, और यील्ड बढ़ना मैंने बताया था जापान यूएस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उनसे क्या बोला, आप ऐसा मत करिए, ठीक है, आप ऐसा मत करिए, एक काम करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं आपके येन को बचाने में, यानी कि हम खुद ही अपने डॉलर को वीक करेंगे आपके साथ मिलके और आपकी जापानीज करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम डॉलर नहीं बेचते मार्केट में, हम यूरोज हमारे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे, यूरो को बेच देते हैं, तो जिससे आपको ये यूएस बॉन्ड बेचने नहीं पड़ेंगे, हमारा भी फायदा हो जाएगा उसमें और आपकी करेंसी भी बच जाएगी। तो उन्होंने मार्केट में यूरोज को बेचा और येन को बाय किया, जिसकी वजह से जितने भी येन वाले पेयर थे उनमें शॉर्टिंग हो गई। यूरो जेपीवाई में तो शॉर्टिंग हुई, लेकिन देखिए जापानीज येन एक करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा तो सभी करेंसीज के कंपैरिजन में भी वो स्ट्रांग होता है, ओके। तो हुआ क्या, उसकी वजह से जापानीज यूएसडी जेपीवाई में तो ये शार्प फॉल आप देख ही रहे हो, ठीक है। बाकी करेंसी पेयर जिसमें भी डॉलर इन्वॉल्व था उनमें भी एक शार्प मूव आया था, ठीक है। तो ये जो DXY का फॉल देख रहे हो, स्टीप फॉल, वो इसी की वजह से आया था, क्योंकि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट और बैंक ऑफ जापान, दो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक या बड़ी कंट्रीज खुद ही मार्केट को आके मैनिपुलेट कर रहे थे, यहाँ पे खुद ही इन्होंने जानबूझ के इसको वीक कराया था, ओके, जिसकी वजह से ये फॉल आया था। और इससे रिलेटेड आर्टिकल लगातार पब्लिश हो रहे थे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, जिसको स्टडी करके आप इजीली ये बता सकते थे कि ये इतने बड़े जो कंट्री है वो खुद ही जब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, खुद ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कोई बचाने वाला नहीं है, ये फॉल कंटिन्यू करेगा। इसकी वजह से ये क्लियरली ये फॉल कंटिन्यू हुआ इस न्यूज़ की वजह से, ओके। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस को कैसे कंबाइन कर सकते थे आप। देखिए मैंने आपसे एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, FTC स्ट्रेटेजी, इसी चैनल पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे एंट्री बन रही थी। उसके अकॉर्डिंग देखिए ये फॉल आया था, उसके बाद में रिट्रेसमेंट हुआ था, तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंट्री मिलती। फिर ये फॉल आया, फिर इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट हुआ, आपको यहाँ भी एंट्री मिलती, ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी आपको यहाँ पे एंट्रीज इजीली मिलती रहती। और साथ में क्योंकि फंडामेंटल बायस बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ से गवर्नमेंट्स खुद इसको गिरा रही हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता कि यस ये कंटिन्यू करेगा, और शॉर्टिंग के लिए अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते थे, ओके। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ से, और एक नया फ्यूल मिला, फिर से ये ब्रेक डाउन हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से कितने बड़े मूव को हम इजीली अच्छे से ड्राइव कर सकते थे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे तो हम कर ही रहे हैं कि हमें ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, हम FTC स्ट्रेटेजी को भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साथ में, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है कि इसको मुझे लंबा होल्ड करना है और इसमें इसी डायरेक्शन में जाना है, ये कॉन्फिडेंस आपको आता है
ठीक है, आपको बिलीव होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि मेरी एनालिसिस काम करेगी, जब आपको पीछे की स्टोरी पता होती है। तो इस मूव की वजह से क्या हुआ, जब DXY नीचे जाता है तो मैंने कई बार बताया कि डॉलर ऊपर जाता है, तो इसी की वजह से आप देख रहे हो साथ साथ में आप गोल्ड के अंदर बहुत बेहतरीन पोजीशंस अपनी बना सकते थे, क्योंकि ये यहाँ से क्लियर था कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि DXY में काफी शार्प फॉल आने वाले हैं। ओके, तो आप गोल्ड को भी अच्छे से ट्रेड कर सकते थे टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। आप जितने भी करेंसी पेयर्स थे उनका भी यूज कर सकते थे। मैंने आपको DXY का एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए दिया क्योंकि DXY इज द बॉस। मैंने आपको कई बार समझाया DXY पूरे फॉरेक्स मार्केट का बॉस है। आपने इसको अगर समझ लिया तो आप गोल्ड को भी ब्यूटीफुल तरीके से ट्रेड कर सकते हो, किसी भी करेंसी पेयर्स को आप इसी की बेस पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो हमें ये भी समझ में आया कि डॉलर के अंदर ये रैली क्यों आ रही है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकल रहा है नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से, उसके इस डिसीजन की वजह से, और डॉलर के अंदर फ्लो हो रहा है। ओके, इसीलिए डॉलर के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप दोनों चीजों को जब कंबाइंड कर देते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको कभी भी ये डाउट नहीं होगा कि मेरी टेक्निकल एनालिसिस फेल क्यों हो रही है, काम क्यों नहीं कर रही है, ये ट्रेंड कितना लंबा चलेगा, कितना छोटा चलेगा। जब इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइंड कर देते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल और एक कंप्लीट ट्रेडर बनने से कभी कोई रोक नहीं सकता। आई होप आपको सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।